क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है ये अगेन ऑप्शन दिया गया है, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बताया है एक्सप्लेन कीजिए, 3 मार्क का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और इसके साथ में जो हमें ऑप्शन दिया है वो बोला है आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। In the light of this statement, compare all the features of management with art and prove that it is an art। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन सिंस हमें पता है बेटा दोनों ही बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, हम लोग ज़्यादा इसमें डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन हमें हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़रूरत होती है। मतलब ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो ऑल द बेसिक 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है आपस में, है ना। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें ज़रूरत होती है ना। तो हम चाहें तो ये भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। आप चाहो तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, राइट। इसमें इन्होंने फंक्शंस का पार्ट एक्सप्लेन करा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द फंक्शन। और इसके बाद में बता रखा है कोऑर्डिनेशन देयरफॉर सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स through all functions of management and ensures that organizational objectives are achieved in order to retain, मतलब हमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो हो मिनिमम हो, आपस में हम एक दूसरे से लड़े नहीं, राइट। इसके बाद में हमारा जो इसमें एक और क्वेश्चन था और पार्ट का जो क्वेश्चन था वो कहता था आर्ट जो है वो कंसर्न्ड है हमारे पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब हम खुद अपनी पर्सनल दिमाग, पर्सनल एप्लीकेशन लगाते हैं नॉलेज का, मतलब हमें अपनी खुद नॉलेज लगानी पड़ती है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने थे, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें सिंपल हम बात है कि देख लीजिए आर्ट के पहले हम फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है आर्ट क्या है। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है, हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज असरटेन करते हैं आर्ट में। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल लिटरेचर अवेलेबल। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारी अवेलेबल है मैनेजमेंट में भी, जो मैनेजर्स को हेल्प करती है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में स्पेशलाइज करने में। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में हम पर्सनल खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, हम अपना खुद का अप्लाई किया हुआ माइंड सेट भी एक्सप्लेन करते हैं, उसे भी लगाते हैं, जिससे वो एक यूनिक तरीके से हमेशा निकल कर आता है, क्योंकि हम इसमें अपना खुद का दिमाग लगाते हैं। अगेन ये बेस्ड है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब मुझे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है आर्ट में। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी मुझे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है एक बार अच्छे से मैनेज कर लिया तो आई बिकम अ वेरी गुड मैनेजर। आई हैव टू कंटिन्यूअसली अचीव माय टारगेट्स। इसके साथ साथ आई आल्सो हैव टू शो क्रिएटिविटी, मुझे क्रिएटिविटी भी कंटिन्यूअस लेवल पे शो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स, राइट। इसके बाद में आप देख सकते हो हमने बस इनको एक्सप्लेन किया है एंड लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख देना है, और उस कंक्लूजन में ये लिख देना है क्योंकि ऑल द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेल satisfied in management, hence it is a perfect art, hence it qualifies as an art. I hope I am clear। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिस इज अ 3 मार्क का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड थ्रू हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। बोलता है आइडेंटिफाई कीजिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की कौन सी फिलॉसफी जेटीएम लिमिटेड ने करी है, अप्लाई करी है, ठीक है। और बताइए एक्सप्लेन करिए एडवांटेजेस ब्रांडिंग के टू द मार्केटियर्स हाईलाइटेड इन द अबव केस। मतलब अगर हम ब्रांडिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो
उसके हमें एडवांटेजेस बताइए और क्या हम इस वो कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग के जो हमने ऊपर दिए गए पैसेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं, राइट? चलिए जल्दी से ऊपर देखते हैं, पैसेज को एक बार गो थ्रू करते हैं, रीड करते हैं। बोलता है JTM लिमिटेड ने लॉन्च करी थी बडी लाइन, एन एक्सरसाइज बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम कंप्राइजिंग ऑफ बॉल पेन्स। मतलब इन्होंने बॉल पेन्स, जेल पेन्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस की एक बहुत अच्छी बडी लाइन करके इन्होंने एक लॉन्च किया था, एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑफ दैट मार्केट। मतलब इन्होंने खूब सारा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मार्केट में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं, राइट? बोलता है ऑल देयर प्रोडक्ट्स वर गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो थे उनके बहुत बेस्ट क्वालिटी के थे, गुड क्वालिटी के थे और इको फ्रेंडली थे, मतलब एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करते थे। लेकिन बट उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, दे वर ऑल एक्सपेंसिव। दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने प्रोडक्ट्स को अलग कर देना चाहते थे, एक अलग नाम देना चाहते थे। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम। उन्होंने एक ब्रांड नेम क्रिएट करने में बहुत सारा पैसा और ये सब खर्च किया। As they knew that without a brand name they can only create awareness for generic products, वो केवल जेनेरिक प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट कर सकते थे बिना ब्रांड नेम के। तो इसीलिए उन्होंने एश्योर किया कि मैं बेटर ब्रांड नेम के साथ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करूं, जिनका सेल जो है वो श्योर नहीं होता, मतलब उससे उनको श्योर शॉट सेल नहीं मिलता। The effort paid off and demand for the products was started growing। मतलब उन्होंने जो ये एफर्ट डाला ये अब पे ऑफ करने लगा और उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिलने लग गई, ठीक है। कस्टमर्स ने अपना ब्रांड, उनका ब्रांड अच्छा लगा और इस ब्रांड के वो हैबिचुअल हो गए, है ना। दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस, उन्हें ज्यादा हाई प्राइस दे पे करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एक ये स्टेटस सिंबल बन गया कि बड़ी लाइन के प्रोडक्ट्स हैं तभी वो क्वालिटी है ना। एंड कंज्यूमर्स को बहुत प्राइड फील होने लगा कि हाँ ऐसे हम इसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना। अब आप इसमें आप जानते ही हैं कि हम इसमें क्या यूज करना है। हम इसमें सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी, सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी इसको यूज कर रहे हैं। सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना, इस पर्टिकुलर मार्केटिंग फिलॉसफी में क्या होता था, हम सोसाइटी की नीड्स, जरूरतों को, है ना, उसकी डिमांड को, है ना, और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे, चाहे हमें प्राइस हायर रखनी पड़े। तो हम सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हाई डिमांड और अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। दिस वाज द सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी जो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताई गई है। बेटा हमें सिंपल बात है, हमें जो एडवांटेजेस ब्रांडिंग के इसमें हाईलाइट करे गए हैं, एक तो था आप देख सकते थे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डिफरेंट करना था, कॉम्पिटिटर से अलग रखना था, तो वही हमने करा। हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमें एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम्स करने में हेल्प करता है और प्राइसिंग डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, प्राइसिंग को अलग करने में हेल्प करता है, राइट। आपको आइडेंटिफाई करने थे, आइडेंटिफाइंग के हाफ मार्क थे और एक्सप्लेनेशन के हाफ मार्क थे, राइट। तो ऐसे करके आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करने थे इसमें, तो आप कोई भी दो एक्सप्लेन करने थे। केवल ये लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, इसके साथ प्लीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी है। जैसे helps in product differentiation, helps in product differentiation by making up a different product, चाहे वो looks में हो, चाहे वो अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस आउट करें। एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम्स में हेल्प करता है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। तो बेटा केवल ये लाइंस लिखने से केवल हाफ मार्क मिलेगा, अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आधा नंबर ही मिलेगा। अगर एक्सप्लेन कर दोगे, एक एक लाइन और ऐड करके इसमें एक्सप्लेनेशन डाल दोगे तो आपको फुल 1 मार्क मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे बच्चे ऐसे मार्क्स बहुत ज्यादा खोते हैं,
वो यहाँ पर सोचते हैं कि चलो हेड पॉइंट्स लिख देते हैं, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे बेटा, केवल सिलेक्टेड मार्क्स ही मिलेंगे, राइट? पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। 4 मार्क क्वेश्चन है ये, 4 मार्क क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन में दे रखा है। बोलता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। मतलब एक प्राइस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बोला है कोई भी 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दो। इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क का क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ प्राइस है ना, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। उसके बाद बोलता है प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए मार्केटिंग फिलोसफीज के हिसाब से। स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स एंड एंड्स, इन पर्टिकुलर हेड पॉइंट्स के बेसिस पे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस हैं ये, इन सब के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई हमें खास नहीं बताना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस है बेटा, सीधी बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हमें कोई भी 4 बताने हैं तो 4 फैक्टर स्टेट करने के आधे आधे नंबर हैं। हाफ मार्क्स फॉर स्टेटिंग द फैक्टर एंड हाफ मार्क्स इज फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट का कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केटिंग मेथड्स, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सीधी बात है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मुझे प्राइस सेट करना है, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं बेटा प्राइस में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट का कॉस्ट। बेटा अगर मुझे ये पता है कि मेरी कॉस्ट अगर हाई है, अगर मेरी कॉस्ट हाई है तो मुझे पता है ना मेरा प्राइस भी हाई चला जाएगा। बट अगर मेरी कॉस्ट लो है तो मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यूटिलिटी एंड डिमांड, नाउ यू नो कि प्रोडक्ट का यूजेज, यूटिलिटी एंड उसकी डिमांड, उस पर भी इफेक्ट करता है प्राइस का कॉस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, राइट? तो अगर मेरी डिमांड बहुत हाई है तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, अगर मेरी यूटिलिटी बहुत हाई है तो प्राइस हाई हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है उस पे भी मेरा डिपेंड करता है प्राइस। तो अगर कॉम्पिटिटर ने एक पर्टिकुलर प्राइस डिटरमाइन करके रखा हुआ है, मैं उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट कोई भी खरीदेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट बोलता है मार्केटिंग मेथड्स यूज, मैंने कौन से मेथड्स यूज करे हैं फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट, है ना। मतलब मैंने किस टाइप के मेथड से मार्केट करा है प्रोडक्ट को, तो अगेन इफ इट वो भी मेरी डायरेक्ट प्राइस पे अफेक्ट करता है। उसके बाद में मैं इन प्राइसिंग, मैं क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता हूँ प्राइस को डिटरमाइन करके। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव से मेरा कहने का मतलब है कि मेरा मैं सोशल जस्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं सोशल जस्टिफिकेशन करना चाहता हूँ बेटा तो डेफिनेटली मैं प्राइसिंग लो रखूंगा। लेकिन अगर मैं सोशल जस्टिफिकेशन नहीं करूंगा तो मैं प्राइस लो रखूंगा, प्राइस हाई रखूंगा, सॉरी, है ना। केवल हेडिंग दी है, केवल हेडिंग दी है, तो यहाँ पर ऑल दो इन्होंने लिखा है बेटा, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर आप इनकी एक्सप्लेनेशंस भी लिखें, राइट। इसका जो और पार्ट था बेटा वो बोलता था डिस्टिंक्शन बताइए, हमें डिफरेंस बताइए प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में, है ना। बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोलता है द मार्केटिंग एफर्ट्स स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो बोलता है कि मेरा जो मार्केटिंग का काम है वो कब स्टार्ट होता है, जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है मार्केट के फैक्ट्री के अंदर। लेकिन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो होता है, इसका एफर्ट स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो चुका होता है। देख सकते हो यहाँ पर बेटा इसमें एक छोटी सी गलती करी हुई है, यहाँ पर इट इज आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन में इट इज बिफोर द प्रोडक्ट हैज प्रोड्यूस्ड इन द थिंग, है ना। तो मतलब बेसिकली प्रोडक्शन इज अ वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना, है ना। तो फैक्ट्री में स्टार्टिंग पॉइंट कब होता है, जब वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ये कब होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने से पहले ही हम प्रोडक्शन प्रोसेस डिसाइड कर लेते हैं। तो हेंस दिस इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बोलता है मेन फोकस, प्रोडक्ट का मेन फोकस होता है बेटा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट पे, वेराज प्रोडक्शन का मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ना। सिंपल बात है, प्रोडक्ट के मीन्स क्या है, इट यूजेस
प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये देखता है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी हो एंड अफोर्डेबिलिटी हो प्रोडक्ट की, जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊं। एंड्स बताता है ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें प्रोडक्ट वॉल्यूम की हेल्प से मैं प्रॉफिट कमाता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से। बोलता है आइडेंटिफाई करिए और एक्सप्लेन कीजिए कोई भी दो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट करें हैं अबव पैरा में, है ना। आइडेंटिफाई भी कीजिए और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी कीजिए, ठीक है। बोलता है महिंदर एग्रो स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स। दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ऑफ सच वेजिटेबल्स। वो कंज्यूमर का प्रेफरेंस जानना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, ठीक है। They found out that most of the consumers were concerned about harmful chemicals. ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है वो हार्मफुल केमिकल्स के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड थे, और वो चाहते थे कि, वो कह रहे थे कि वेजिटेबल्स उगाते वक्त बहुत सारे फार्मर्स उसे यूज करते हैं। उन्होंने ढूंढा कि 90% ऑफ द हाउस होल्ड वर सर्चिंग फॉर इट्स ऑल्टरनेटिव, वो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। कंपनी ने कांटेक्ट किया ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को और ले डाउन किया प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स बाय द फार्मर्स। They decided to train farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to the new innovative method. वो नया तरीके से वो करना चाहते थे। Experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाएंगे, बहुत सारा हार्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो फार्मर्स को। सीधी सीधी बात है बेटा, हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वो जो क्लियर है कि वो चाहते हैं सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, है ना। वो चाहते हैं कि कस्टमर्स के ट्रेडिशंस, उसकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट बेटर हो, है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एनवायरनमेंट ओवर हियर। सोशल सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहता है सबसे पहले ये पर्टिकुलर कंपनी। उसके साथ साथ बेटा वो कहता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाया, तो मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट किया, है ना। तो hence we were talking about technological environment as well. I hope we are clear with this question. Moving on to the next question beta, question number 16, another passage based question beta from planning. बोलता है दो limitations और दो features planning की बताइए जो ऊपर डिस्कस करी है। मतलब दो लिमिटेशन डिस्कस करी हैं और दो फीचर्स बताए हैं प्लानिंग के, हमें ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पे स्टेट करने हैं। Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March in which the top managerial personnel formulate the plans for the next year, analyze and predicting the future to meet the future events effectively, है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट मार्च में मिलती है और वो बैठ के प्रॉपर सारे प्लान्स फॉर्मुलेट करती है, जिससे हम आगे आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इफेक्टिवली उस पर डिसीजंस ले पाए। as they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using scientific calculations. बोलता है as they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using scientific calculation. मतलब scientific calculations की हेल्प से हम सारे के सारे facts को clearly check करते हैं। बोलते हैं detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Plan की viability को भी ध्यान में रखा जाता है. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top management. Usually rest of the members just implement the plans. बाकी के लोग जो है वो plans को implement करते हैं. Middle level managers जो हैं उन्हें डेविएट करने की परमिशन नहीं दी गई है, ना कि वो खुद के प्लान्स बनाए, ये भी परमिशन नहीं दी गई है। तो आप जानते हो यहाँ पर वो एक लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो जस्टिफाई करें जो हमने प्लान्स बनाए उनको डेरिवेट करते वक्त, राइट। तो इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। तो ये वाला जो पैराग्राफ था क्लियरली हमें डिफाइन करता है लिमिटेशंस के बारे में, राइट।
देख लीजिए इसका सोल्यूशन, सीधी सीधी हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व करने की परमिशन नहीं दी गई है, और वो कॉस्टली प्रोसेस है, जो लास्ट में बताया गया कि हम बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं इस पर्टिकुलर काम में, राइट। एक्सप्लेन करना है और आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं फीचर्स, बेटा फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में हम इसमें बहुत ज्यादा बताते हैं, और मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग में का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम अपनी साउंड जजमेंट और प्रॉपर इमेजिनेशन को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अनदर पैसेज क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, अनदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो डिस्कस किया है। बोलता है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बेटा। The above para discusses some of the steps involved in the process of one of the functions of management। मतलब एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स डिफाइन करे हुए हैं ऊपर दिए हुए पैसेज में, इन स्टेप्स को एक्सप्लेन कीजिए। ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, वो भी बताइए कि जो स्टेप्स डिस्कस नहीं करे हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कीजिए। पैसेज रीड करते हैं बेटा। बोलता है, विम्बर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भिवाड़ी in Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country। वो all over the country dealers को supply करना चाहते हैं। उनका प्रोडक्शन टारगेट है 500 गीजर का। इट वाज डिसाइडेड मैनेजमेंट वेरिएशन डालेगी 10 यूनिट तक की, मतलब 10 यूनिट तक की वेरिएशन अलाउड है। फर्स्ट वीक के बाद प्रोडक्शन हुई 450 गीजर की, नेक्स्ट वीक में प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई 470 से, और लेटर ऑन प्रोडक्शन जो है वो 460 गीजर्स की ही रही। इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि इतना प्रोडक्शन में जो इरेगुलरिटी थी वो इसलिए थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। नाम हमें समझ आ रहा है कि ये पर्टिकुलर केस है कंट्रोलिंग फंक्शन का, राइट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन आउट हियर इज कंट्रोलिंग फंक्शन, है ना। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में हमने सबसे पहले देखो 500 गीजर्स का जो हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था, है ना। फिर उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट किया कि हम 460 या 470 गीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन भी करा एक्चुअल को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, है ना। अब कौन सा एक्चुअल वो डिस्कस नहीं किए बेटा, एक तो हमने डिस्कस नहीं किया, है ना। हमने जो डिस्कस नहीं किया वो था एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ डेविएशन ढूंढना, है ना, डेविएशन कितना हुआ। और फिर करेक्टिव एक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। उसके बाद लास्ट में हमने फीडबैक भी नहीं लिया कि वेदर थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड और नॉट, वेदर थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड और नॉट। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? Moving on to the next question, question number 18. Question number 18 बेटा again एक straight forward theory question पूछा गया है for 4 marks। बोलता है decentralization का meaning बताइए और 3 points highlight कीजिए कि decentralization का क्या importance है हमारी organization में। दूसरा और पार्ट में बोलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, मीनिंग बताइए और उसकी कोई 3 एडवांटेजेस भी बताइए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग बताइए और उसके कोई 3 एडवांटेजेस बताइए, राइट। देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट्स व्हिच हैव एक्सरसाइज्ड ओनली एट सेंट्रल पॉइंट्स। मतलब सेंट्रल पॉइंट्स के बजाय हम सब डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दें, दे दें उन्हें, है ना। तो अलग अलग आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। इसमें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। उसके साथ साथ हम सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव जनरेट करते हैं, मैनेजरियल टैलेंट को आगे लाने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में बोलता है हम डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट कर पाते हैं और
बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बेटा और पार्ट में बताया गया है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स करता है जहां पर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जहां पर हम मैनेजमेंट में बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, जिनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड होता है और एक फॉर्मल वे में अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है ना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है अपने नॉर्मल रेगुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने सारी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकें बाय फॉलोइंग ऑल द डे टू डे टास्क, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत जल्दी फिक्स कर देता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और एफर्ट को अवॉइड करता है, यूनिटी ऑफ कमांड को डिफाइन कर देता है, अकम्प्लिश करता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो कोई भी आप इसमें से 3 एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। प्लीज मेक श्योर अगेन हेड पॉइंट्स के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन 1 और 2 लाइंस का देना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पोर्शन।